के ऊपर चलेंगे। तो मैं स्क्रीन आप लोगों के सामने अपनी शेयर करने जा रहा हूँ। तो डॉलर इंडेक्स को सबसे पहले हम लोग रीड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट आने वाले दिनों के अंदर क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, डॉलर इंडेक्स का जो मूवमेंट है वो बेसिकली टिका हुआ है आपका इन्फ्लेशन के डेटा के ऊपर। अभी जो नेक्स्ट मीटिंग है एफओएमसी की वो सितंबर मंथ के अंदर है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर, ये आएगा अभी कमिंग थर्सडे को, जो आपका सीपीआई डेटा है जिसको हम सीपीआई डेटा बोलते हैं। ठीक है। अब इन्फ्लेशन का डेटा, जो जितना भी मार्केट सर्वे हुआ, मार्केट एनालिसिस हो रहा है, बड़े बड़े लोगों से पूछा जा रहा है, समझा जा रहा है, तो उन लोगों का यही एनालिसिस निकल के आ रहा है कि भाई इन्फ्लेशन डेटा तो इस बार इंक्रीज होके आएगा। तो इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज होके आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो डॉलर इंडेक्स है ये भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के चांसेस होंगे, और इंटरेस्ट रेट के अगर बढ़ने के चांसेस होंगे तो डॉलर इंडेक्स की वैल्यू के भी बढ़ने के चांसेस होंगे। तो इस वजह से अभी से लेकर, अगर मैं बात करता हूँ, अगर ये डेटा सही निकल के आता है जैसा हम लोग बोल रहे हैं, अगर सीपीआई डेटा आपका इंक्रीज होके आता है तो आप मान के चलना, आज क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, तो अगस्त से लेकर नेक्स्ट जब सितंबर की मीटिंग होगी तब तक आपका डॉलर इंडेक्स तेजी के ही रहने के मूड में है, और बाकी के बाकी सारी चीजें आपके डाउनवर्ड ट्रेंड में रहने की उसमें हो सकती हैं। ठीक है ना। तो अगर कोई भी डिप आता है डॉलर इंडेक्स का तो आप ये समझो कि एक शॉर्ट टर्म डिप आया है, तो इसमें वापस से बाइंग आ सकती है। जैसे कि मान के चलो, अभी मैं टेक्निकली देखता हूँ, देखो यहाँ पे डिप आया आपका फ्राइडे को डिप आया, एनएफपी डेटा के कारण डिप आया, फिर वापस से देखो ये ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा को ये पहले से ही अज्यूम किया जा रहा है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़कर आएगा, और अगर ऐसा हुआ तो डॉलर के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो इस चीज को पहले से ही मार्केट डिस्काउंट कर रहा है, और मैं भी इसी चीज को पहले से डिस्काउंट करके ये बोल रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स आपका तेज रह सकता है। ठीक है। डॉलर इंडेक्स आपका तेज रह सकता है। अब कब तक? ये आपका प्रीवियस लो है, प्रीवियस स्विंग लो है आपका। ये लो है आपका 100.55, तो मैं राउंड फिगर के अंदर 100.50 ले रहा हूँ। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, तो अगर 101.30 पे आता है यहाँ भी बाय होगा, 101 आता है यहाँ पर भी बाय होगा, और ऊपर आपका 103.25, 103.90 और 105.40 तक आपका डॉलर इंडेक्स ऊपर जा सकता है। डॉलर ऊपर गया तो ऑब्वियस सी बात है यूरो, जीबीपी, गोल्ड, एयूडी, यूएसडी, एनजेडी पेयर्स, इन सब में आपका वीकनेस देखने को मिल सकती है। लेकिन जनरली कई बार बाजार क्या करता है, आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे फ्राइडे को क्या हुआ, फर्स्ट हाफ में डॉलर इंडेक्स चलता रहा, सेकंड हाफ में नीचे आ गया। यहाँ देखो, पहले हाफ में ऊपर चलता रहा, सेकंड हाफ में थोड़ा सा नीचे आ गया। यहाँ चलता रहा, ये देखो पहले हाफ में चलता रहा, सेकंड हाफ में नीचे आ गया। तो अभी भी आज क्या फर्स्ट हाफ में आपको ऊपर चल रहा है, और हो सकता है पूरे दिन ऊपर रहे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन हाँ, अगर शाम को कुछ, जब अमेरिकन मार्केट्स खुलेंगे तो एक प्रॉफिट बुकिंग कह लो, एक थोड़ा सा डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है इसके अंदर। लेकिन अभी तक के लिए डॉलर इंडेक्स का जो प्राइस पैटर्न है, जो पहला कैंडल बनाया है डोजी कैंडल है, और उसका लो नहीं तोड़ा है, इसके हिसाब से तो आपका ये अभी तक तेज लग रहा है। इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस आपका 102.70 पे है, और 102.70 अगर तोड़ देता है तो ये ऊपर 103.35 तक आपका जा सकता है डॉलर इंडेक्स। ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स अभी तक तेज है, और जब तक तेज रहेगा, जब तक इमीडिएट बेसिस पे ये वाला लो, जो मैंने लो मार्किंग किया है, आप अपने चार्ट में भी मार्क कर लीजिएगा, जब तक ये वाला लो नहीं टूटेगा तब तक डॉलर इंडेक्स तेज है। ये टूटेगा तब जाके आपके बाकी के पेयर जैसे गोल्ड हो गया, एयूडी यूएसडी हो गया, यूरो यूएसडी, ये तेजी बनाएंगे, लेकिन तब तक ये मंदी में रहने वाले। यूरो यूएसडी में फंडामेंटली अगर हम देखें तो रिसेशन यानी मंदी का दौर यूरोपियन इकोनॉमी के दरवाजे पे खड़ा हुआ है। क्योंकि लास्ट वीक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेटा आया था आपका, वो बहुत बढ़िया डेटा नहीं आया, खराब डेटा आया था। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग किसको नीचे खींचेगा? मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर को नीचे खींचेगा, और सर्विस सेक्टर अगर नीचे गया तो यूरोप की जीडीपी भी कहीं ना कहीं आपकी नीचे की तरफ आएगी।
तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, नेगेटिवली इम्प्लाई करते हैं यूरोपियन इकोनॉमी के ऊपर। तो उसके लिहाज से, फंडामेंटल लिहाज से आपके यूरोपियन इकोनॉमी क्या है, थोड़ा सा डाउन है। अगर मैं टेक्निकली देखूं तो टेक्निकली भी 1050 एक ऐसा लेवल है जहां पे पहले भी ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। तो जब तक ये 1050 1.1050 का लेवल ब्रेक नहीं होता ऊपर की साइड, तब तक ये नीचे आपका 900 के लेवल को वापस टेस्ट कर सकता है। और मैं तो ये बोलता हूँ हो सकता है ये 800 के लेवल को भी टेस्ट करने नीचे आ जाए। लेकिन आप चाहो तो शॉर्ट पोजीशन अभी क्रिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1050 का। इसके ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल बंद हो जाता है और उसके हाई के ऊपर अगर ट्रेडिंग चालू हो जाती है, तो अगला टारगेट 1100 और 1150 का आपको यूरो यूएसडी के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मैंने दोनों स्ट्रेटेजी बता दी। अभी चाहो तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लो यूरो के अंदर। स्टॉप लॉस 1050 का, 1050 के ऊपर बाय ट्रेड बनता है आपका। टारगेट 1100 1150 का रहेगा आपका, ठीक है। तो यूरो अगर वीक है तो ऑब्वियस सी बात है जीबीपी यूएसडी भी आपका वीक रहेगा। और जीबीपी यूएसडी में अभी एस ऑफ नाउ मेरे को कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ समझ में नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा ट्रेंड अभी क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ओवरऑल तो मेरे को स्ट्रांग ही लग रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि एक बार अगर ये 2620 के नीचे, कौन सा वाला, ये वाला 2620 का लेवल है, इसके नीचे अगर ट्रेड हो गया तो ये आपका 2400 तक जा सकता है। तो दो काम आप कर सकते हो। एक, आप रिस्क अभी ले सकते हो कि अभी के अभी आप 2720 पे शॉर्ट बना लो पोजीशन, और ये कैंडल का जो हाई है 2800 के आसपास का अपना हाई रख लो आप। 80 पिप का हाई है और टारगेट आपके नीचे 2620 के नीचे भी आप होल्ड कर सकते हो। नीचे तक का मैं टारगेट देके चल रहा हूँ, नीचे तक आप होल्ड करके चल सकते हो। अगर ये 2800 तोड़ा इसने, तो फिर ये 2900 और 3000 के आसपास जा सकता है। लेकिन जब तक 2800 ब्रेक नहीं करता, जीबीपी यूएसडी आपके वीक रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो आप। यूएसडी जीपीवाई में अभी कोई भी ट्रेंड क्लियर नहीं हो रहा है। एयूडी यूएसडी वीक लग रहा है। शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनानी चाहिए। ये वाला जो फ्राइडे का हाई है ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका। ये कैंडल का हाई है 6606। तो यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस क्रिएट करके शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ब्रॉडर पिक्चर की बात करूं तो मैं तो बोलता हूँ शॉर्ट पिक्चर अभी रहने दो उसके अंदर। क्योंकि अभी वैसे तो वीक लग रहा है मेरे को। 6350 के आसपास अगर आता है बाय चांस पूरे हफ्ते में कभी भी, यहाँ से यानी यहाँ से आपका 200 पिप के आसपास नीचे गिरता है, तो वहां पे आप बाई करो, ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। क्योंकि इसका क्या रिलेशन है आपका गोल्ड के साथ रिलेशन। और अगर आपको लग रहा है कि गोल्ड भाई बहुत ज्यादा मतलब गिर सकता है, 1900 तक आ सकता है, तो डेफिनेटली आपका यूडी यूएसडी भी आपका 200 पे गिर सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं गोल्ड जो है हर डिप पे बाय है, क्योंकि देखो गोल्ड का भी मैं भी आपको डिस्कस करूंगा। तो गोल्ड के एनालिसिस के हिसाब से अगर आप इसमें ट्रेड करोगे तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनने के चांसेस हैं। तो गोल्ड के अंदर मैं बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल टेक्निकली अगर ये 6350 के आसपास 0.6350 के आसपास मिलता है तो आपको बाय ट्रेड लेना चाहिए। यूएसडी कैड बहुत बढ़िया ब्रेकआउट लेवल पर है। प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बार इसका 2 घंटे का चार्ट चेक कर लेते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट लेवल पर है। इसको आप चाहो तो अभी के अभी बाय कर लो। 1 मिनट का हाई है ये वाला। 1 मिनट, 3390, और अभी ये क्या चल रहा है, 89, 33992 का हाई लगाया है। तो दोबारा अगर 3392 तोड़ता है तो आप उसको बाय करो। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 3321, और टारगेट आपके ऊपर के 3500 तक के मिनिमम टारगेट रहेंगे आपके। एक मिनट देखते हैं डेली चार्ट पे। 3481, 3540, हाँ तो यहाँ तक जा सकता है 3481 3540। तो इसको आप ले सकते हो, ये आप बाय कर सकते हो। ये मेरे को भी लग रहा है कि भाई बाय साइड इसको जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर 90 तोड़ता है तो उसको बाय करो आप, ठीक है। अब हम आते हैं यूएसडी सीएचएफ पे। ये बहुत बढ़िया बाय है यूएसडी कैट का, इसको बाय जरूर करना है, इसको प्रॉफिट मिलेगा आपको। यूएसडी सीएचएफ थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे। फॉलिंग ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है, ब्रेकआउट मोड पर है, ब्रेकआउट दे दिया है, मतलब दे रहा है, प्रोसेस में है अभी। थोड़ा सा आप लोग वेट कर लेना। अगर इसने ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट लेवल सस्टेन करता है, 2 घंटे के दो दो ग्रीन कैंडल अगर इस लाइन के ऊपर बनते हैं और उन दोनों कैंडलों का अगर हाई ब्रेक होता है तो आप बाय करना।
एक जबरदस्त मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। ठीक है। एनजेडी यूएसडी में देखो एक चीज बहुत बढ़िया हो रही है कि इसका जो बेट बॉटम फॉर्मेशन है, देखो यहाँ पे ये जो राउंडिंग टॉप बनाया है इसने, इसकी नेकलाइन हालांकि ब्रेक नहीं हुई है, लेकिन जब भी ब्रेक होगी तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप डेली चार्ट पे जाओगे तो ये देखो आपके प्रीवियस सपोर्ट लेवल पे, ये प्रीवियस सपोर्ट लेवल बहुत स्ट्रांग है 0.6050 का। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, एक ऊपर का बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जोन आपका 6000 तक आपका जोन सारा बाइंग का जोन है। ये पूरा लेवल जो है 90 पिप का जो जोन है, ये पूरा का पूरा बाइंग जोन है। तो यहाँ पे कहीं पर भी ये बीच में टच मार के ऊपर भाग सकता है। तो इसको अपने रडार पे आप जरूर रखें, एनजेडी यूएसडी को आप। ठीक है, अब हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। हम्म, गोल्ड ने क्या किया। गोल्ड का मैं आपको 2 घंटे का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखो, गोल्ड ने 1925 का यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया लोगों का, जिस दिन एनएफपी डेटा निकला था। 1925 से क्यों टर्न अराउंड हुआ, क्योंकि जो मैंने इंस्टीट्यूशनल डेटा देखता हूँ मैं बता सकता हूँ आपको। उस इंस्टीट्यूशनल डेटा के अकॉर्डिंग 1925 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। 1950 पे उस दिन रेजिस्टेंस लिया, आज भी 1950 से थोड़ा सा दूर रेजिस्टेंस लिया, और प्राइजेस यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे आपका ये 1930 का लेवल है। ठीक है। तो फाइनली अगर 1925 के नीचे टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका, मिनिमम बता रहा हूँ, 1915 से 1910 तक आएगा। अगर 1925 नहीं टूटा तो ये वापस 1950 टेस्ट करने जाएगा। उसके बाद 1955, ये आपका 1955 का लेवल है जहां से पहले बाजार गिरा था। और 1960 आपका साइकोलॉजिकल लेवल है। 1960 आपका साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है। तो 1925, जो तेजी खिलने वाले लोग हैं उनके लिए लास्ट उम्मीद का घर जो है 1925 है। 1925 टूटा तो मामला खराब, और नहीं टूटा तो ये वापस 1950 1955 आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं अगर डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस को इंक्लूड करूं, गोल्ड में जो अभी करंट प्राइस पैटर्न है उसको इंक्लूड करूं, तो मेरे को डॉलर, सॉरी, गोल्ड थोड़ा वीक लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1925 तोड़ के 1915 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये अगर आप रिस्क लेना चाहो तो आप एक रिस्क, शॉर्ट पोजीशन की रिस्क ले सकते हो। लेकिन क्योंकि सुबह से मॉर्निंग से टूट रहा है तो जरूरी नहीं है, टूटता रहता है। जब भी मॉर्निंग में ऐसा पोजीशन आती है टूटता रहता है शाम तक। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शाम को उल्टा भग जाता है। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो मैं पॉजिटिव उसमें, मैं वीक हूँ शॉर्ट टर्म के अंदर, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर मैं पॉजिटिव हूँ। तो गोल्ड के अंदर मैं आपको बात बता रहा था कि हमारे एरिया में यहाँ पे ना शराद होते हैं, शराद को कनागत बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, या शराद बोलते हैं। गुजरात में आपके उस साइड क्या बोलते हैं हमको नहीं पता। लेकिन वो ये पीरियड होता है ना, इस पीरियड में लोग नए कपड़े नहीं खरीदते, है ना, नया काम नहीं करते। तो ये पीरियड होता है जो गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डाउन रह सकता है। और ये आपका कनागत जब तक रहेंगे तब तक आपका डाउन रहेगा पीरियड। और जैसे ही कनागत खत्म होंगे, शराब के पीरियड खत्म होंगे, तब ये इतनी तेजी बनाएगा। हो सकता है कि दिवाली तक या दिसंबर तक ये 2050 का लेवल आंकड़ा टच कर दे गोल्ड। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको पहले भी प्रोडिक्शन दे रखी है 2050 $2100 की, और अभी भी मैं उसी पे कायम हूँ। ठीक है ना। तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। तो ये आपका गोल्ड का एनालिसिस हो गया। ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था अगर गोल्ड अगर वीक है तो ऑब्वियसली बात है एयूडी यूएसडी भी आपका थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। तो आप नीचे डिप पे बाय करके चलेंगे आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर गोल्ड ने बाउंस बैक मारा तो एयूडी यूएसडी भी आपको उसी के अकॉर्डिंगली बाउंस बैक मारेगा। इसको आप शॉर्ट कर सकते हो। क्रूड ऑयल को आप शॉर्ट मार सकते हो, करंट लेवल पे शॉर्ट मार सकते हो। आज का हाई का स्टॉप लॉस रहेगा आपका, ये लेवल है, ये भी टूट जाएगा शाम तक। और हो सकता है कि $80 तक आपका ये नीचे आ जाए। तो ये मेरे लिए वीक है आज के टर्म्स में, इसको शॉर्ट पोजीशन बनाओ। अगर ये आज का हाई तोड़ता है तो कहीं तेजी पकड़ेगा, नहीं तो आपको तेजी भी नहीं खेलनी है, आपको भी मंदा ही खेलना है, ये नीचे ही आएगा आप पे। ठीक है।
जीबीपी जेपीवाई आपका तेज हो सकता है, रिस्क सर है। जी। सर ऑयल के अंदर 78 से सेलिंग है, तो 78 तक का कोई चांस लग रहा है? 78 से सेलिंग है, आ सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये तो वो वाली बात है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप एक मिनट मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, देखो ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। तो कई बार आप पूछते हो ना, ये रुक जाओ। मान के चलो ये आपका 60 का लेवल है ऑयल का, ठीक है। जी सर। अब 60 पे आपने सेल कर दिया। आपने मेरे से पूछा सर आ सकता है क्या लेवल, मैंने कहा बिल्कुल आ सकता है। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि कहाँ जाके कब आएगा। ये 60 से जाएगा पहले 140, और फिर वापस आया 60। अब मैंने कहा ना सर, मैंने तो कहा था आएगा 60, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि पहले ऊपर कितना जाएगा। जी जी। समझ रहे हो बात को? तो ये कुछ भी नहीं कह सकते। अब आप बताओ, यहाँ पे इतना ऊपर भगने के बाद अगर किसी ने बेचा होता, मैं कहता हूँ यहाँ कहीं बेचा होता, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि 140 तक जाएगा ये। और कहाँ तक आप शॉर्ट पोजीशन बनाते, ठीक है ना। सही कहाँ तक सही। शॉर्ट पोजीशन, तो इसलिए स्टॉप लॉस शुड बी देयर। अब दिक्कत क्या होती है कि जैसे कि आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई, बाजार साइडवेज जोन में चल रहा है, आपने एसएल नहीं काटा, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 5 दिन बाद वापस गिर गया, आपको प्रॉफिट बुक हो गया, तो आपको लगा यार मैं एसएल क्यों लगाऊं, ये तो एसएल खा जाता है। तो ऐसा नहीं है। ये देखो मार्केट के साइकिल्स हैं अलग अलग। अगर इस साइकिल में आप फंसे हो तो एसएल मत लगाओ, लेकिन अगर ऐसी साइकिल में फंस गए तो एसएल लगाओ। खैर एनी हाउ, अब आपके बात का जवाब दे देते हैं क्लियर कट कि 78 का लेवल आएगा या नहीं आएगा। सर अगर आज का हाई नहीं कटा, ठीक है ना, जी जी अगर जी। आज का हाई नहीं कटा तो डेफिनेटली आपका 78 आएगा सर। थैंक यू सर। ठीक है चलो। तो हम बात कर रहे थे जीबीपी जेपीवाई। हाँ, तो जीबीपी जेपीवाई अभी आप देखो साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी इसके अंदर है नहीं। लेकिन अगर मैं सुबह के कुछ कैंडल्स का एनालिसिस करूं या आज के ही अगर मैं इन कैंडल्स का एनालिसिस करूं, तो मेरे को यहाँ से तेजी लग रही है। मेरे को लग रहा है कि $182 तक ये ऊपर आ जाएगा। और आज के लोग का स्टॉप लॉस लेके आपको एक बाय ट्रेड जरूर यहाँ से उठाना चाहिए। तो एक बार ये तेजी का घर पकड़ सकता है, एक बार ये तेजी का घर पकड़ सकता है। ठीक है, जीबीपी जीपी। और कोई करेंसी पेयर के बारे में आप एनालिसिस चाहते हैं? चलो हम चलते हैं स्ट्रेटेजीज के ऊपर। आज का इंडिकेटर बहुत ही जबरदस्त इंडिकेटर है, और जबरदस्त इसलिए है क्योंकि वो हमें प्रॉफिट बना के देगा। ठीक है, इंडिकेटर को दो भागों में बांटा गया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया गया है। एक होते हैं आपके लीडिंग इंडिकेटर, और एक होते हैं आपके लैगिंग इंडिकेटर्स। वैसे तो अगर देखा जाए सारे ही इंडिकेटर लैगिंग होते हैं। कारण क्या है इसके पीछे? कारण ये है कि जितने भी इंडिकेटर बने होते हैं वो सारे प्राइस के बेसिस पे बने होते हैं। यानी जो भी आप इंडिकेटर की कैलकुलेशन में आप जाओगे, तो उस इंडिकेटर की कैलकुलेशन के अंदर या तो वो क्लोजिंग प्राइस को लेगा, या वो हाई प्राइस को लेगा, या लो प्राइस को लेगा। तो अगर ये प्राइस, यानी इसका मतलब क्या है, इंडिकेटर से पहले क्या बनेगा, प्राइस बनेगा। तो प्राइस को अगर हम समझ लें तो उसका तो मुकाबला ही नहीं है। लेकिन उसको समझने के लिए हमें एक तीसरी दृष्टि की आवश्यकता होती है, जो मतलब उसको जागृत करने के लिए बड़ा समय लगता है। तो इसलिए हम इंडिकेटर बेस पे हम कई बार बातचीत आप लोगों से करते हैं। ठीक है ना, वो बहुत कठिन, मतलब मेहनत के बाद तीसरी नेत्र खुलते हैं जब आदमी को प्राइस एक्शन दिखने लगता है। लेकिन इंडिकेटर भी आपका लैगिंग तो जरूर है, लेकिन उसको हम किस तरीके से अपने काम में ला सकते हैं, ठीक है ना, वो हम आपको बताएंगे। तो ये जो इंडिकेटर है आज का, जिसका नाम है स्टॉकेस्टिक, ये बेसिकली आपका एक मोमेंटम इंडिकेटर है, जिसके लिए जो उसके इन्वेंटर हैं जॉर्ज लेन साहब, उन्होंने इसको बोला है कि ये जो इंडिकेटर है आपका, ये बेसिकली आपका साइडवेज मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है उनकी थ्योरी के हिसाब से। क्योंकि ये मोमेंटम इंडिकेटर है, ये आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बताता है। लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरे सन की किस्म का आदमी हूँ, तो मैंने इस मोमेंटम इंडिकेटर को, साइडवेज मार्केट में चलने वाले इंडिकेटर को मैंने ट्रेंडिंग इंडिकेटर बना दिया है। क्या बना दिया है मैंने? ट्रेंडिंग इंडिकेटर बना दिया है। यानी जो उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी थी, बेसिक कैरेक्टर था, उसी को मैंने पूरा बदल दिया। जैसे आज के टाइम में आप देख रहे होगे, लड़का लड़की बन जाता है, लड़की लड़के बन जाते हैं, जेंडर चेंज करा लेते हैं। तो इसका भी मैंने जेंडर चेंज कर दिया, स्टॉकेस्टिक का भी। ये साइडवेज जोन में चलते चलते मैंने इसको ट्रेंडिंग मार्केट के लिए बना दिया मैंने।
ठीक है ना, क्योंकि जो सब लोग कर रहे हैं उसमें पैसा नहीं बनेगा, अगर हम कुछ हटके करेंगे तो पैसा बनेगा। तो मैं हटके करने में बिलीव करता हूँ, तो मैंने इसको ट्रेंडिंग बना दिया। अब ट्रेंडिंग कैसे बनाया, पहले इंडिकेटर को समझ लो, इंडिकेटर है क्या। स्टोकेस्टिक इंडिकेटर आपका ओवरबॉट ओवरसोल्ड बताता है। इसमें आरएसआई की तरह दो पैरामीटर होते हैं, एक 80 का लेवल होता है, एक 20 का लेवल होता है। 80 के ऊपर जब स्टोकेस्टिक जाता है तो बोला जाता है ओवरबॉट, यानी बहुत ज्यादा बाइंग होगी, अब यहाँ से नीचे आएगा। जब ये 20 के नीचे जाएगा इसको बोला जाता है ओवरसोल्ड, बहुत ज्यादा सेलिंग होगी, अब ये जो है यहाँ से बाउंस बैक मारेगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर इतना ही सिंपल होता पैसा बनाना तो फिर तो बात ही क्या थी, फिर तो हम लोग आपस में मिलके बहुत अच्छा खासा पैसा बना लेते। कि ओवरबॉट जा रहा है ठोक दो, ओवरसोल्ड जा रहा है बाय कर लो, सिंपल सा करना ही क्या है इसके अंदर। लेकिन एक जमाना था जिस जमाने में ये थ्योरी काम करती थी और बहुत जबरदस्त काम करती थी। लेकिन जब आज का जो एल्गो का युग आ गया है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग एचएफटी ट्रेडिंग का युग आ गया है, तो ऐसे समय के अंदर ऐसी जो क्लासिकल टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो काम नहीं करते। तो उनको काम में लगाने के लिए हमें थोड़ा सा उनके कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करना पड़ा। उसको हम समझ लेते हैं। स्टोकेस्टिक इंडिकेटर लगाने के लिए आप इंडिकेटर्स में जाओगे, आप यहाँ इंडिकेटर में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे स्टोकेस्टिक, ये स्टोकेस्टिक बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखो, ये आपका स्टोकेस्टिक इंडिकेटर आ गया आपका। ठीक है, ये ऊपर वाला आपका 80 का लेवल है और नीचे वाला आपका 20 का लेवल है। ऊपर 80 के ऊपर बताता है ये ओवरबॉट हो गया, अभी बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है इसके अंदर, अब ये नीचे आना चाहिए। और जब ये ओवरसोल्ड जाता है तब ये माना जाता है कि भाई बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, अब ये ऊपर जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ, प्राइजेस नीचे आए, फिर प्राइजेस ने तेजी पकड़ी, प्राइजेस ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओवरबॉट हो गया, ओवरबॉट होने के बावजूद भी ये ऊपर ऊपर भगता रहा, बाद में जाके नीचे गिरा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओवरबॉट हो गया, कंटिन्यूस भगता जा रहा है, थोड़ा सा करेक्शन दिया फिर ऊपर। यहाँ पे देखो ओवरबॉट हो गया, नीचे नहीं आया। तो आपने कई बार चार्ट में ऐसा देखने को मिलेगा कि ओवरबॉट होने के बावजूद भी नीचे नहीं आ रहा है, और ओवरसोल्ड जाने के बावजूद भी ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन कई बार आपको लगेगा कि बहुत परफेक्टली काम कर रहा है। कब परफेक्टली काम करता है, जब ये साइडवेज मार्केट में होता है या एक छोटी सी रेंज के अंदर होता है, तब ये परफेक्टली काम करता है आपका। ठीक है ना। तो अब इसको हम अपने यूज के लिए कैसे यूज करेंगे, ये मैंने आज से 1 1.5 साल पहले बुलवेल के अंदर ऑलरेडी एक बार मैंने बताया हुआ है, और उसमें कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो स्टॉक स्टिक के बारे में, अच्छा इसकी सेटिंग में आप जाओगे तो आपको एक मिलेगा परसेंटेज के होता है स्टॉकेस्टिक। स्टॉकेस्टिक का जो घर का नाम है, घरेलू नाम कह लो, जैसे कि भाई आपका भी होगा, जैसे कि किसी का राजीव होता है, स्कूल का नाम, प्रोफेशनल नेम, घर में सब उसको राजू बोलते हैं। ऐसे ही स्टॉकेस्टिक आपका मेन नेम है, लेकिन इंडिकेटर के अंदर उसको नाम गया परसेंटेज के। ये परसेंटेज के है, इसके आगे लिखा हुआ है 14, 14। 14 का मतलब क्या है, 14 का मतलब है कि जिस भी टाइम फ्रेम में आप स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर को लगा रहे हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी टाइम फ्रेम के अंदर, चाहे डेली हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 4, 6, 8, जो भी घंटे के अंदर अगर आप 14 का आप पैरामीटर यूज कर रहे हो, इसका मतलब स्टोकेस्टिक इंडिकेटर की कैलकुलेशन पिछले 14 कैंडल के ऊपर हुई है। ठीक है ना। परसेंटेज स्मूथिंग हटा दो, एक बार मत इसके बारे में दिमाग लगाओ। परसेंटेज डी होता है 3 पीरियड की मूविंग एवरेज। 3 पीरियड की मूविंग एवरेज, स्टोकेस्टिक की जो वैल्यू निकली उसके पिछले 3 दिन की एवरेज। अगर उसके ऊपर स्टोकेस्टिक चल रहा है तो बुलिश है, उसके नीचे स्टोकेस्टिक चल रहा है तो बियरिश है। लेकिन हमें क्या इस तरीके से काम करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम किस तरीके से काम करेंगे वो मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। तो पेशेंस का गेम है, आराम से सीखना। अब तक की मेरी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है, जो मेरे को खुद को पसंद है, मैं खुद इस पे काम करता हूँ। तो डोंट गो एनीवेयर गाइस, बहुत आराम से सीखना, समझना समझना प्यार से। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, लेकिन जहाँ नहीं समझ में आए वहीं पूछ लेना। और विनम्र निवेदन है आप लोगों से हाथ जोड़ के कि जब मैं आगे बढ़ जाऊं तो फिर दोबारा पीछे लाने की कोशिश मत करना कि सर दोबारा बता दो। तो जहां मैं आपको बता रहा हूँ वहीं पे आप उसको मतलब जो है करना, मतलब सीखना। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टोकेस्टिक के बारे में।
समझते हैं? दो, 1 सेकंड दीजिएगा। 1 मिनट। हम्म, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टॉकेस्टिक मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ, एंट्री रूल्स को समझिएगा आराम से। ये आपका 80 का लेवल है स्टॉकेस्टिक का, और ये आपका 20 का लेवल है। पहली बात, स्टॉकेस्टिक की सेटिंग में क्या क्या करना है चेंजेस हमें, या मैंने कर रखा है ऑलरेडी, इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ। सेटिंग में जाना है, यहाँ पे आपको 70 10 10 करना है आपको। स्टाइल में जाना है, स्टाइल में आपको परसेंटेज डी, जो मूविंग एवरेज है उसको हटा देना है, मूविंग एवरेज को हटा देना है। ठीक है ना? परसेंटेज डी क्या होती है? मूविंग एवरेज है, खाली हमें स्टोकेस्टिक चाहिए, उसको हटा देना है। हटा दिया। जीबीपी यूएसडी का चार्ट लेंगे अब। जो मैंने सेटिंग्स आपको स्टोकेस्टिक की बताई है दोस्तों, उसके लिए आप ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी करेंसीज के ऊपर यही सेम सेटिंग काम करे। यूरो यूएसडी के लिए अलग सेटिंग है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है ना? तो आपको करना क्या है, एंट्री रूल एग्जिट रूल समझ लीजिएगा, कि जब स्टोकेस्टिक आपका 80 के ऊपर जाएगा तो हमें क्या चाहिए, दो ग्रीन कैंडल चाहिए, और एक हमें रेड कैंडल चाहिए। 1 घंटे का चार्ट रहेगा, एक हमें रेड कैंडल चाहिए। ठीक है? दो ग्रीन कैंडल चाहिए और एक हमें रेड कैंडल चाहिए। जैसे ही हमें ये 3 कैंडल का सेटअप मिल जाएगा, अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर रेड कैंडल की पोजीशन क्या होनी चाहिए। कोई भी पोजीशन हो, चाहे वो ग्रीन कैंडल के ऊपर बना हो, नीचे बना हो, साइडवेज में बना हो, कहीं पर भी बना हो, उल्टा बना हो, तिरछा बना हो, टेढ़ा बना हो, कैसे भी बना हो, रेड कैंडल चाहिए, उसका कलर लाल होना चाहिए बस। तो जैसे ही तीनों कैंडल का हाई कटेगा हम बाय करेंगे। कितना बाय करेंगे? 0.10। अब ये मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। जिनके पास छोटी कैपिटल है वो 0.02 से मिनिमम काम करना है इसके अंदर, उसके नीचे काम नहीं करना है। जिनके पास बड़ी कैपिटल है वो 1 लॉट से भी काम कर सकते हैं, 2 लॉट से भी, उनकी कैपेसिटी के ऊपर है। तो मेरी कैपेसिटी 0.10 की है दोस्त, तो मैं 0.10 ले रहा हूँ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? अब जैसे हमने बाई किया 0.10 लॉट, अभी बैक टेस्टिंग सिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा। पहला टारगेट होगा मेरा 50 पिप का। जैसे ही पहला टारगेट मिलेगा मेरे को 50 पिप का, तो इस 0.10 में से मैं हाफ लॉट, यानी 0.05 स्क्वायर ऑफ कर लूंगा। स्क्वायर ऑफ का मतलब ये बुक कर लूंगा 50 पिप का प्रॉफिट आधे लॉट के अंदर। क्लियर? 0.10 में से मैं आधा लॉट बुक कर लूंगा। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि अगर मैंने 0.10 बाई किया है तो मेरे को 0.10 ही सेल करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो पार्शियल क्वांटिटी भी सेल कर सकते हो। ठीक है ना? आप चाहो तो पार्शियल क्वांटिटी भी सेल कर सकते हो। अब बचा कितना आपके पास? 0.05 बचा। क्यों? 0.10 का आधा कितना होता है? 0.05। तो ये तो हमने बुक कर लिया 50 पिप के प्रॉफिट पे। अब 0.05 जो बचा है उसका क्या करें हम? उसका हम तब तक होल्ड करेंगे जब तक स्टॉकेस्टिक आपका नीचे सेल नहीं दे देता। और सेल कंडीशन क्या है? ये जैसे 20 के नीचे क्रॉस करेगी, हमें दो कैंडल चाहिए रेड और एक चाहिए ग्रीन। सॉरी, ये मैंने, ये चाहिए ग्रीन। अब ये ग्रीन कैसा भी हो, ऊपर हो, नीचे हो, साइडवेज हो, कुछ भी हो, तो जैसे ही इसका लो कटेगा तो सबसे पहले तो जो ये बचा हुआ लॉट है बाय का, इसको हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे।
एग्जिट करने का मतलब क्या है, चाहे लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, हमें मतलब नहीं है, हम पोजीशन उड़ा देंगे। और इसी के नीचे हम एक सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे 0.10 लॉट की। अब जैसे ही 0.10 लॉट की सेल पोजीशन हमने क्रिएट कर ली, उसके नीचे पहला टारगेट होगा हमारा 50 पिप का। 50 पिप का जैसे ही हमें टारगेट मिलेगा तो हम इसमें से 0.05 स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, आधा लॉट इसमें से। बचा कितना है इसमें से, 0.05। अब ये कब काटेंगे, जब स्टॉक एक्सचेंज यहाँ से हमें बाय देगा, तब हम जो भी लेवल होगा वहां पे एग्जिट करेंगे, और वहां से हम एक बाय का फ्रेश लॉट 0.10 बाय करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? एंट्री एग्जिट रूल सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक? एक बार मेरे को बता दीजिए ताकि मैं बैक टेस्टिंग की तरफ आगे चल पाऊँ। यस सर। चलो ठीक है। और सभी लोगों को मैं 10-15 सेकंड वेट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों के आंसर आते हैं को ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। यस सर। चलो ठीक है। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर रिप्लाइंग। अब हम जीबीपी यूएसडी पे बैक टेस्ट करते हैं, और फिर मैं आपको यूरो यूएसडी पे भी थोड़ा दिखाऊंगा, और इसमें हम और कैसे पैसा बना सकते हैं और कितना पैसा हमने बनाया है पिछले 3 महीने में, वो भी हम इसमें चेक करेंगे। पेशेंस का गेम है, जल्दबाजी का काम नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको, इसकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। ये मैं इसके अंदर आपको बता देता हूँ, 1 घंटे का चार्ट लेंगे हम। एक एक बार चार्ट लोड लोड हो जाने दीजिए। यहाँ से चालू करते हैं। ये देखो यहाँ पे स्टॉक एस्टिक 80 के ऊपर गया। यहाँ पे हमें दो कैंडल मिली, पहली ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, तीसरी रेड कैंडल। दो ग्रीन एक रेड, ठीक है, दो ग्रीन एक रेड, कंडीशन मैट हो गई। अब इन तीनों कैंडलों का हाई क्या है, सबसे हाईएस्ट हाई कौन सा है? इसका हाई है 1.2485। आराम से देख लो, 1.2485। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाय 0.10 लॉट एट द रेट ऑफ 1.2485। इसमें मैंने 50 पिप जोड़ देता हूँ। पहला टारगेट क्या है मेरा, 50 पिप का है। 2485 प्लस 50 पिप, यानी 2535। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आधा लॉट यानी 0.05 हम कहाँ कवर करेंगे, 2535 पे, क्योंकि पहला टारगेट हमारा कितने का था, 50 पिप का। देखते हैं मिला या नहीं मिला। तो यहाँ पे हमने बाई किया, ऊपर गए 2507, और उसके बाद ये बहुत भयानक नीचे गिर गया 2386। लेकिन हमें डरना नहीं है, जब तक स्टॉक एस्टिक आपका 20 के नीचे नहीं जाता है तब तक हम सेल में नहीं है। अब यहाँ पे ये आपकी कलाकारी है कि जब ये नीचे आएगा और स्टॉक एस्टिक भी अगर आपका ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे आपको कहाँ एवरेज करना है ये दिमाग लगाना आपका काम है। इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो जाएगी, डबल। ये देखो यहाँ हाई कितना लगाया, 2584 का हाई लगा दिया, तो यहाँ पे हमारा 50 पिप मिल गया प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई 50 पिप हमें प्रॉफिट मिल गया स्ट्रेट के अंदर। फिर बचा कितने, इसमें से ये गया, कितना बचा हमारे पास, 0.05 की बाय पोजीशन अभी भी हमारे पास रह गई है। अब ये आधा लॉट हम कब कवर करेंगे, जब हमें सेल कंडीशन मिलेगी। जब तक सेल नहीं मिलेगी हम इसको होल्ड करके रखेंगे। अब देखो यहाँ पे सेल इसलिए नहीं आया, दो बातें हैं। पहले तो स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरीके से 20 के नीचे नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, अगर आ भी जाता तो इस दोनों कैंडल का लो नहीं कटा, तो इसलिए हम सेल पोजीशन में नहीं आए, अभी तक हम बाय में चल रहे हैं। यहाँ पे जाके हम सेल आ गए, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज 20 के नीचे गया,
यहाँ पे हमें दो रेड कैंडल मिली, बीच में ग्रीन कैंडल भी मिली, तो इसके लो के नीचे हम शॉर्ट मारेंगे। इस कैंडल का लो है यहाँ पे 2496, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1.2496। तो हमने कितने पे बाई किया था? 2485 पे बाई किया था। 2496 में बचा हुआ आधा लॉट हम लोगों ने कवर कर लिया। कितना प्रॉफिट मिला यहाँ पे? 11 पिप का। अब मैं यहाँ पे सेल कंडीशन बनाऊंगा, 0.10 लॉट एट द रेट ऑफ 1.2496। 50 पिप नीचे कितने होते हैं? पहला टारगेट 2446, देखते हैं मिला या नहीं मिला। देखो यहाँ पे लो लगा दिया 2445 का, और भी देख लो, और भी लो लगा दिया इसने 2391। 2391 का लो लगा दिया, तो हम यहाँ पे ही कह सकते हैं कि हमने 0.05 का प्रॉफिट बुक कर लिया 1.2446 पे। तो ये हमारा 50 पे यहाँ पे ऐड हो गया। बचा कितना हमारे पास? 0.05 बचा है हमारे पास। ठीक है। अब ये पोजीशन कब कवर करेंगे? जब हमें बाय की कंडीशन मिलेगी, तब तक हम सेल में पड़े रहेंगे। ये देखो यहाँ पे पूरी तरीके से स्टॉक एस्टिक को तोड़ा, दो ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल। तो इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला कैंडल। इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। इस कैंडल का हाई है 2449, तो 2450 ले लेता हूँ मैं राउंड फिगर के अंदर। मैंने इसको कवर किया 1.2450 पे। कहाँ शॉर्ट किया था? 2496। कितने पॉइंट मिल गए? 46 पे। 46 पे यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्रॉफिट मिल गया। और ये पोजीशन मेरी खत्म। अब मैंने यहाँ से क्या किया? बाय कर लिया 0.10 लॉट एट द रेट ऑफ 1.2450। पहला 50 पिप का टारगेट यानी 2500 पे आएगा। ऊपर देखो हाई कितना लगाया? 2540। तो पहला टारगेट मेरा अचीव हो गया 2500 का। 0.5 एट द रेट ऑफ 2500, यानी 50 पिप मेरे को यहाँ भी मिल गए। तो मैं लिख लेता हूँ 50 पिप। बचा कितना मेरे पास? 0.05 बचा। ये कब कवर करूंगा बचा हुआ 0.05? तब मेरे को सेल कंडीशन मिलेगी। तब तक चलने दो ऊपर। अभी तक सेल कंडीशन नहीं मिली है, अभी तक बाय चल रहा है। अभी तक बाय चल रहा है। यहाँ पे आके मेरे को सेल कंडीशन मिली। यहाँ पे स्टॉकेस्टिक पूरी तरीके से नीचे गया, दो रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल। इन तीनों का सबसे बड़ा जो लो है वो है आपका 2685। तो मैंने ये बचा हुआ लॉट एग्जिट किया 2685। अब प्रॉफिट देख लो, 2685 माइनस 2450 पे हमने बाई किया था, 235 पिप का प्रॉफिट है। अब मेरा यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या 235 पिप तक आप अपने ट्रेड को होल्ड कर पाओगे? क्या 235 पिप तक आप अपने ट्रेड को होल्ड कर पाओगे? हाँ, अगर ये होता लॉस, तो आप डेफिनेटली कहते हैं हाँ सर क्या दिक्कत है, होल्ड कर लेंगे। लॉस में तो हम 500 500 1000 पे देख लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट में क्यों नहीं देख पाते? यही प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे 50 पिप का टारगेट मतलब 2685 प्लस 50 पिप यानी 2735। 0.05 मैं कहाँ काटूंगा? 2735 पे। यहाँ पे आपका ट्रेड हो गया। ये लो लगाया आपका 2591। कितना लो लगाया यहाँ पे? 2591। तो ये 50 पिप मिल गए मेरे को। 27, सॉरी, 2685 माइनस 50 पिप 2635। तो ये 50 पिप यहाँ पे मिल गए। बचा कितना मेरे पास? 0.05। अब ये जो 0.5 है मैं कहाँ बाय करूंगा? जब मेरे को बाय कंडीशन मिलेगी। कहाँ मिली मेरे को बाय कंडीशन? यहाँ पे स्टॉकेस्टिक 80 के ऊपर गया, दो रेड ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल। इन तीनों कैंडल का हाई कितना है? 2739। तो मैंने बाई किया 1.2739। अब यहाँ पे समझना, मैंने सेल किया था 2685 पे, कवर कहाँ कर रहा हूँ? 2739। ये पहली बार मेरे को लॉस लगा। 2739 माइनस 2685, 54 पिप का लॉस लग गया। आप लोग बड़े देर से सोच रहे हो कि सर को लॉस नहीं लगा। तो ये पोजीशन मेरी यहाँ पे खत्म, और मैंने यहाँ पे बाय कर लिया 0.10 एट द रेट ऑफ 1.2739। 50 पिप इसमें ऐड करूंगा, टारगेट कितना निकलेगा? 2789। ऊपर हाई कितना लगाया यहाँ पे? 2849। तो 50 पिप मिल गए मेरे को।
1.2789, 50 पिप मिल गए मेरे को यहाँ पे। बचा कितना मेरे पास? 0.05। ये कब कवर करूंगा? जब मेरे को सेल ट्रेड मिलेगा। अभी तक देखो बाय ट्रेड चल रहा है। यहाँ पे जाके सेल ट्रेड मिला देखो, 20 के नीचे यहाँ पे हुआ। तो इस कैंडल के नीचे मैं मान लेता हूँ, इस कैंडल के नीचे शॉर्ट पोजीशन बनी। इस कैंडल का लो है आपका 3012, 1.3012। कितना प्रॉफिट हुआ? सेल कहाँ किया था? 2739 पे, 3012 माइनस 2739, 273 पिप। 273 पिप, 273 पिप का प्रॉफिट मिल गया आपको। अब आपने करा सेल 0.10 एट द रेट ऑफ 3012। इसमें से 50 पिप माइनस कर दो 3012 में से, ये आपका पहला टारगेट होगा। 2962, पहला 50 पिप का टारगेट 2962। कितना लो लगाया यहाँ पे? 2867, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमें 50 पिप मिल गए। 1 पॉइंट कितना था? 2962। लिख लेते हैं यहाँ पे 50 पिप। अब क्या हुआ? यहाँ पे हम करेंगे बाय 0.10 एट द रेट ऑफ, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे क्योंकि इसका आधा लॉट हमने बेचा था तो आधा लॉट अभी बचा हुआ है। आधा लॉट देखते हैं कहाँ कवर होता है, जहाँ पे हमारा बाय ट्रेड होगा। सर एक बार मैं आपको कंप्लीट कर लूँ, फिर आप लोगों की क्वेरीज लूंगा। ये देखो, यहाँ पे क्रॉस हुआ। अब यहाँ पे समझना, ये यहाँ पे क्रॉस हुआ इस कैंडल के ऊपर। तो इस कैंडल से पहले हाई क्या लगा था? ये वाला हाई, तो इस हाई के ऊपर बाई करेंगे हम। इस कैंडल का हाई है 2904, तो हमने कवर किया 1.2904। कहाँ बेचा था? 3012 पे। 2904 माइनस 3012, कितना प्रॉफिट मिला? 108 पे। अब यहाँ पे पोजीशन खत्म इसकी। अब हम बाय कर लिया हमने 0.10 एट द रेट ऑफ 1.2904। पहला टारगेट कितने का? 0.05 एट द रेट ऑफ 1.2954। 50 पिप का पहला टारगेट। ऊपर कितना गया? 2995। कितना गया? 2995। 50 पिप मिल गए। लिख लो सर, 50 पिप मिल गए। बचा कितना? 0.05। ये कब कवर करेंगे? जब मुझे सेल कंडीशन मिलेगी। यहीं पर ही सेल कंडीशन मिल गई। एकदम से देखो ऊपर से मार के नीचे आ गया, इसमें लॉस लगा होगा आधे लॉट के अंदर। ये देखो एकदम से मार के नीचे आ गया ना, तो यहाँ पे आपका सेल हुआ है यहाँ पे कहीं। तो यहाँ पे हम सेल ना करके इस कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट करेंगे। इस कैंडल का लो है आपका 2781। अब यहाँ पे खरीदा था 2904 में, 2781 पे बेच रहा हूँ मैं। कवर कर रहा हूँ पोजीशन, यहाँ पे लॉस लगाए। 2904 माइनस 2781, 123 पिप का लॉस लग गया। 123 पिप का लॉस लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सेल करेंगे यहाँ पे 0.10 एट द रेट ऑफ 1.2781। 0.05 यानी आधा लॉट में टारगेट होगा हमारा 50 पिप का, यानी 2731। देखते हैं आया या नहीं आया। प्राइजेस ने लो लगाया है यहाँ पे 2620, बहुत ज़बरदस्त लो लगा दिया। तो 50 पिप मिल गए हमें। लिख लो यहाँ पे 50 पिप मिल गए। ठीक है जी। बचा कितना हमारे पास? 0.05। अभी तक ऊपर नहीं गया, नीचे चल रहा है। अभी कितना चल रहा है? 2726। अगर मैं अभी का रेट भी ले लूँ 1.2726, क्योंकि अभी तक मेरी पोजीशन क्या चल रही है? शॉर्ट में चल रही है। यहाँ पे शॉर्ट में ही चल रही है। तो अभी तक की अगर मैं पोजीशन भी ले लूँ इस रेट पे, तो मैंने कहाँ बेचा था? 2781 पे। 2781 माइनस 2726, 55 पिप का प्रॉफिट मैं यहाँ काउंट कर रहा हूँ।
करंट पोजीशन पे। ठीक है, पहले मैं लॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ। 50 + 11 +50 + 40 + 50 + 235 +50 + 50 273 +50 +108 +50 +50 +55 -123 -54 951 पिप का प्रॉफिट हुआ मई से लेकर या 25 अप्रैल से लेकर और अब तक। मई जून जुलाई 3 महीने निकल गए हैं पूरे। 3 महीने में 951 माइनस कर दो 100 पिप। 100 पिप क्यों माइनस कर रहा हूँ, स्प्रेड के कमीशन के माइनस कर रहा हूँ, जबकि इतना बनता नहीं है। 100 पिप क्यों नहीं बनता, ट्रेड कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मैं कहता हूँ 20 पिप 20 ट्रेड भी हो गए। अगर 2 पिप का भी स्प्रेड है, मैक्सिमम ले रहा हूँ, 2 पिप का भी स्प्रेड है तो 40 का स्प्रेड टोटल डॉलर कटने चाहिए थे। मैंने तो कितने काट दिए, 100 काट दिए मैंने पिप। 40 पिप कटने चाहिए थे, मैंने तो 100 काट दिए आपके। ठीक है ना। तो स्प्रेड कमीशन सब आ गए, उसके बावजूद भी आपको कितना बचता है, आपको कितना बचा, $851। 20 ट्रेड के अंदर क्या बुरा है, क्या बुरा है, सिस्टमेटिक है। बैठना है, वेट करना है, स्विंग ट्रेडिंग है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मोबाइल से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कोई अलग से इंडिकेटर बताया हो उसके अंदर मैंने, ये तो आप मोबाइल में भी अप्लाई करके चल सकते हो। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन जब आप यूरो यूएसडी में ट्रेड करेंगे, देखो आप इसमें मेहनत यही करनी है कि आपको 4 5 करेंसी पेयर छांटने हैं। यूरो यूएसडी में आपको इसकी सेटिंग रहेगी 100 50 50। ठीक है ना, यूरो यूएसडी में इसकी ये सेटिंग काम करेगी, 70 10 10 काम नहीं करेगी। उसमें थोड़े से ज़्यादा मल्टीपल टाइम आपको लॉसेस लगेंगे, क्योंकि वो उसकी जो वॉलेटिलिटी वो अलग है बेसिकली। ठीक है। अब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गोल्ड, गोल्ड के अंदर सर मैंने चेक नहीं किया है सर, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं गोल्ड के अंदर, जिग्नी जी। है ना, मैंने चेक नहीं किया है गोल्ड के अंदर। और गोल्ड के अंदर इतने बड़े बड़े पोजीशन बनाओगे तो यार बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, क्या करोगे उसका। गोल्ड में आपको ये स्टॉक एस्टिक के पैरामीटर चेंज करने होंगे। इसकी चाल अलग है, इसकी मूवमेंट अलग है, तो इसके आपको ना वो अलग करने पड़ेंगे, पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे। तो वो भी मैं देख के, कभी टाइम मिलेगा फुर्सत में देख के बताऊंगा मैं आपको कि कौन से पैरामीटर्स के लिए बेस्ट काम करेंगे। बाकी थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करो। ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा पता रहे। कोई क्वेरीज है आपकी मेरे से पूछ सकते हो। बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग सिस्टम है, बहुत अच्छा पैसा इसके अंदर बनता है, बनता आ रहा है लोगों का। तो ये आप भी इसमें काम कर सकते हो। अगर कोई क्वेरीज है आपकी आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज मेरी तरफ से आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगली बार और भी धमाकेदार स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, तो जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम आ सकते हैं आएँ। अपने यार दोस्तों को इनवाइट करें, लिंक के थ्रू बताएं कि भाई यहाँ पे ऐसे फ्री वेबिनार्स हो रहे हैं, उनको प्रमोट करें थोड़ा सा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले मंडे को। थैंक यू जिग्नेश जी, थैंक यू ऑल दी पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम सर। आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए उसके लिए थैंक यू सो मच। सेम टू यू सर। ओके बाय।